बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने से पूर्व आय का घोषणा पत्र ये जो फॉर्म है ये भी भरना होता है। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं आय का घोषणा पत्र। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों बेरोजगारी भत्ते से संबंधित जो सूचनाएं हैं या जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं और आगे भी वीडियो बनाएंगे, उसमें भी आपको अन्य जानकारी मिलती रहेगी। तो साथियों आज हम आय से संबंधित जो जितने भी हमें बातें ध्यान में रखनी होती है उनको हम जानेंगे। तो साथियों सबसे पहले आपके सामने ये लिखा है आय का घोषणा पत्र। तो आय का जो घोषणा पत्र है ये इसमें लिखा है बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए बेरोजगार प्रार्थी द्वारा परिवार की आय की घोषणा स्वयं की जाएगी। जी हाँ साथियों, जो प्रार्थी है आशार्थी है वो इस भत्ते को भरने, इस आय के प्रमाण पत्र को भरने के लिए यानी जो स्वयं है वो ही भागीदार होगा या जो स्वयं है वो अपने नाम से ये फॉर्म भरेगा और इस फॉर्म को भरने में जो अपने परिवार की आय है वो दर्शानी है। तो साथियों इसमें आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या भरना होता है। तो सबसे पहले यहाँ कॉलम लिखा है प्रार्थी का नाम। तो साथियों जैसे ये जो व्यक्ति है आसिफ, इन्होंने अपना नाम यानी प्रार्थी है ये, इन्होंने अपना नाम लिखा है। फिर पिता का नाम, तो पिता के नाम में ये अपने पिताजी का नाम सलीम खान लिखते हैं और फिर ये निवास स्थान लिखते हैं यानी जो अपना पूर्ण पता है जहाँ रहते हैं वो निवास स्थान इन्होंने लिखा है वार्ड नंबर 3 कृषि मंडी के पीछे सैनिक बस्ती चूरू, इस प्रकार से। तो ये आगे इसमें है कॉलम 4 नंबर गांव या शहर। साथियों आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव का नाम लिखिए और गांव नहीं या शहर से बिलोंग करते हैं तो शहर का नाम लिखिए और तहसील है उस तहसील का नाम लिखिए और फिर जिला है वो अपना चूरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जन्म दिनांक है वो लिखनी है और जन्म स्थान आपका कहाँ है वो स्थान लिखना है और उम्र यहाँ पे दर्शानी है। जैसे ये 1999 से 1999 से यहाँ पर 22 साल हो जाएंगे, इस प्रकार से। फिर आगे लिंग बताना है, तो पुरुष है तो पुरुष लिंग करेंगे और महिला है तो महिला, और वैवाहिक स्थिति है वो भी दर्शानी अनिवार्य है, विवाहित है या अविवाहित। फिर धर्म है, अपना धर्म यहाँ पर शो ऑफ करना है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं। जाति आपकी जो भी है वो यहाँ पे दर्शाएंगे और उपजाति है वो भी यहाँ पर अंकित करेंगे अगर है तो। फिर 8वां कॉलम है क्या आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है। तो साथियों मूल निवासी होगा वो ही यहाँ पे फॉर्म के लिए आवेदन कर सकता है या जो बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है, तो आप हाँ करेंगे। ठीक है, आगे इसमें 9वां जो कॉलम है ये है क्या आप आयकर दाता है। अगर आयकर दाता है तो आप फॉर्म भर ही नहीं सकते, वैसे तो आपको यहाँ पर नहीं लिखना है क्योंकि आपका परिवार आयकर दाता है तो आप फॉर्म नहीं लगा सकते। फिर इसमें मोबाइल नंबर है तो अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे शो ऑफ करना है। फिर आगे पैन कार्ड होने की दशा में पैन कार्ड नंबर। साथियों आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति का पैन कार्ड होता है तो यहाँ पर पैन कार्ड जिसका बना हुआ है वो अनिवार्य रूप से यहाँ पर अपना पैन नंबर है वो लिखें, क्योंकि आपका जन आधार है या आधार कार्ड है उससे लिंक्ड होता है पैन कार्ड, तो वो अपने आप सामने आ जाएगा। तो क्या है कि विभाग कोई कार्रवाई ना करे, इसलिए आपको पैन कार्ड पूर्व में ही यहाँ पे निश्चित कर देना है, लिख देना है। टिन नंबर होने की दिशा में टिन नंबर ये तो अधिकतर के पास होते नहीं है तो कोई नहीं है। फिर यहाँ पे 13वां जो कॉलम है इसमें अपने परिवार की आय दर्शानी होती है। तो साथियों जो आशार्थी भत्ता प्राप्त करना चाहता है वो सबसे पहले अपना यहाँ पे नाम लिखेगा। जैसे आसिफ खान है, आसिफ जी है, इन्होंने अपना नाम लिखा है, यहाँ पे अपनी उम्र दर्शाई है 22 वर्ष। फिर प्रार्थी से संबंध, इनका किससे संबंध है तो स्वयं से है तो ये स्वयं हो गया। फिर इनका व्यवसाय क्या है, इनका व्यवसाय है बेरोजगार। अगर यहाँ पे छात्र या विद्यार्थी कुछ लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, इनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बेरोजगारी जो भत्ता प्राप्त करना चाहता है जो भी आशार्थी वो बेरोजगार होगा तभी उसको ये भत्ता मिलेगा, अन्यथा वो छात्र है या किसी गवर्नमेंट सर्विस में या कहीं भी निजी क्षेत्र में कहीं सर्विस में है तो उनको ये भत्ता प्राप्त नहीं होगा। और उनकी वार्षिक आय है वो भी 0 ही होनी चाहिए। अगर वो अर्निंग कर रहा है तो उसकी आय से वो बेरोजगार भत्ता भी नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे दूसरा कॉलम अपने पिताजी के नाम से होगा, फिर माताजी के नाम से, और फिर अपने भाई बहन जो बड़े से छोटे की ओर चलते हैं उस हिसाब से ये अपने जितने भी भाई बहन हैं उन सभी का यहाँ पे ये नाम आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो मजदूरी है वो हो जाएगी। तो साथियों हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बात की थी जो मजदूरी है यानी जो आय है घर की वो 60,000 से 1,99,000 रुपये तक यानी 2 लाख से कम होनी चाहिए। और इसमें आगे इसमें कॉलम है 14 नंबर, ये आगे, ठीक है, इसका आगे के पेज में है। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं,
ये है परिशिष्ट आई, हम देख रहे हैं परिशिष्ट आई। ये जो फॉर्म का ये एक पेज है, इसमें आपको ध्यान रखना है ये जो टिकट लगी हुई है ये आप न भी लगाओ तो चलेगी, इसको लगाने की यहाँ पे जो अटेस्टेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी ये जो फ़ोटो है, फ़ोटो जो आप गवाह है कि जब सिग्नेचर करवाएंगे यानी जो गवाह बनेगा वो अपनी मोहर और नाम अपना जो हस्ताक्षर करेगा उसकी इस फोटो पे मोहर और हस्ताक्षर होने ज़रूरी है, अन्यथा आपका जो ये भत्ता है ये स्वीकृत नहीं होगा और ना ही वेरीफाई होगा और ये आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये मोहर और मोहर लगाने वाले जो सर्विस करने वाले जो व्यक्ति है उनकी मोहर और यहाँ पे हस्ताक्षर आ जाएंगे। और तीसरी बात ये ध्यान में रखनी है, यहाँ पर जो मोहर है वो 3 प्रकार की मोहर है साथियों। जैसे ये जो गोल घेरे की जो मोहर है ये है एक्सपायर्टी नोटेरी, यानी जो ये नोटेरी करवाते हैं अपने तहसील स्तर पर ये नोटेरी होती है, तो ये एक्सपायरी नोटेरी है, ये कंपलसरी है, करनी होती है। और फिर ये जो अटेस्टेड नोटेरी है ये भी कंपलसरी है, होनी ही चाहिए। और फिर यहाँ पे ये एक रजिस्टर्ड नोटेरी है, ये भी होनी चाहिए, तीनों ही नोटेरी होनी ही चाहिए। और साथियों आप जिस दिन ये फॉर्म भर रहे हैं तो उस दिन के आपको यहाँ पे दिनांक लिखनी अनिवार्य है। और यहाँ पे दिखा रखा है ये स्थान में आप जिस स्थान से बिलोंग करते हैं उस स्थान का यहाँ पे वर्णन करना है, यानी उस स्थान को यहाँ पे लिखना है और जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर प्रार्थी है वो अपना स्वयं का हस्ताक्षर करेगा। ये इतनी बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ये आप करेंगे तो आपके भत्ते में है कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है साथियों। फिर आगे का एक पेज है वो है, देखते हैं पहले इसमें देख लिया हमने सारा, परिशिष्ट आई देखा है हमने, ये भी मैंने आपको बता दिया परिशिष्ट आई है ये। और इसमें ये नोटेरी है, ये करवाने की आवश्यकता नहीं है, ये भी हमने जान लिया। और आगे इसमें हमने एड्रेस वगैरह हो गया, यहाँ पे मोहर हो जाएगी और इस प्रकार से। और आगे इसमें ये विवरण खुद का हो जाएगा आय से संबंधित, और ये तीनों प्रकार की नोटेरी हो जाएगी तहसील स्तर पर, ठीक है साथियों। आगे हम बात करते हैं ये जो 14वां नंबर जो कॉलम है इसकी, ये 14वां नंबर कॉलम है ना, इसमें कहा है 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र संलग्न, मतलब 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर वो है। तो ये देखिए ये रहा उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र। तो साथियों हमें ध्यान रखना है ये जो पेज है इस पेज को परिशिष्ट के नाम से जाना जाता है, ये परिशिष्ट के हो गया। हमने पहले आय का देखा था, ये परिशिष्ट के। तो इसमें जो गवाह बनेंगे वो 2 व्यक्ति बनेंगे। तो पहला जो गवाह है वो बनेगा, जैसे कोई व्यक्ति विशेष है जो गवर्नमेंट सर्विस में है जिसके पास मोहर है या जिसको हम सील कहें, सील है, वो अपनी सील से इस व्यक्ति को जो आसार्थी है प्रार्थी है उसको वेरीफाइड करेगा अपनी सील और सिग्नेचर से। तो वो अपना नाम स्वयं का लिखेगा, जैसे यहाँ पे मनीष जी है इन्होंने अपना नाम लिखा है, फिर इन्होंने अपने पिता का नाम लिखा है मोहर सिंह जी पुत्र श्री, ठीक है। और आगे निवासी जहाँ के हैं ये इन्होंने अपना स्थान दर्शाया है। फिर विभाग, जिस विभाग से संबंध है, ये शिक्षा विभाग से तो शिक्षा विभाग लिखा है। पद इनका जो है व्याख्याता का है, पर कार्यरत हूँ, शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि प्रार्थी आसिफ जो प्रार्थी होगा आसार्थी होगा उसका नाम आ जाएगा। फिर पुत्र जो सलीम खान जी है यानी इनके पिता का नाम आ जाएगा आसिफ जी के, और फिर निवास स्थान है इनका चूरू आ जाएगा। इस प्रकार से ये होगा। आगे इसमें लिखा है को भली प्रकार से जानता हूँ, इनकी पारिवारिक वार्षिक आय है वो 60,000 रुपये है, इसके अलावा इनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। ये इन्होंने जो मनीष जी इन्होंने आसिफ खान को प्रमाणित कर दिया है। अब यहाँ पे जो यहाँ पर सील लगाने वाले व्यक्ति हैं जो उन्होंने अपने यहाँ पे सील यानी मोहर लगाई है और उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए, ये भी कंपलसरी है। और इन्होंने अपना नाम यहाँ पर दर्ज किया, ये भी कंपलसरी लिखना है। दिनांक, जिस दिनांक को इन्होंने ये वेरीफाइड किया है आसार्थी को वो दिनांक यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे स्थान चूरू दर्शाना है, यानी जो अपना स्थान है वो दर्शाना है। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, आप जिस दिनांक को ये फॉर्म भर रहे हैं उस दिनांक की ही डेट आपको लगानी है, ठीक है। ये आपने लगा दिया, जैसे आपने यहाँ पे 22 तारीख दूसरा महीना ये लगाया है, ठीक है। तो अब आगे का जो ये परिशिष्ट के है इसमें आपको ध्यान रखना है कि 22 तारीख से पहले की डेट न हो। 22 तारीख हो सकती है या 22 तारीख के बाद की हो सकती है, लेकिन आप 22 तारीख से पहले की अगर डेट लगाओगे तो आपका भत्ता है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी फॉर्म है वो रिजेक्ट मान लिया जाएगा, उन जो विभाग के द्वारा है उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो 22 है ये लगा दिया, ये भी सही है, और 22 की जगह 23 कर देते, 24 कर देते, जो भी है वो ठीक है। लेकिन 22 से पहले की यहाँ पे मोहर, 22 से पहले जो ये दिनांक है वो यहाँ पे अलाउ नहीं करते, ठीक है।
फिर आगे इसमें दूसरे गवाह है, उनका भी इस प्रकार से ही हो जाएगा। तो साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो ये जानकारी ली है कि परिशिष्ट आई, परिशिष्ट के और ये ऊपर वाला परिशिष्ट आई, इन दो फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या विशेष बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है और इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया, उसकी लिंक आपको इस चैनल, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी मिली है वो एकदम सार्थक है, और इस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म है वो बैक नहीं आएगा और जो रिजेक्शन है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ऑथेंटिकता से हम फॉर्म भर देंगे इस प्रकार से। तो साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।